नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर से आया हूँ अपनी अगली वीडियो लेके। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव और बेहतर तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। हम आज प्योरली एक फोकस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को समझने में। आज हमारा फोकस बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि हम किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें। हम इन जनरल हेल्थ इंश्योरेंस को समझना चाहेंगे, क्योंकि हमको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है नहीं है वो अपना अपना पर्सनल एक परसेप्शन हो सकता है, बिकॉज किसी प्रोडक्ट में प्रीमियम ज़्यादा है, किसी में कम है, अकॉर्डिंगली फीचर्स ज़्यादा है कम है, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस के बेस पे होते हैं। बट कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं वो जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंसर्न रखती हैं, इसलिए हमें वो कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा और कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं होगा। सो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो भी सकती है हेल्थ इंश्योरेंस की पहले से, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो देखें। हो सकता है कुछ नई बात हो और हो सकता है कि आप मेरे को कमेंट्स में कुछ फीडबैक दे सकें जो मैं मिस कर चुका हूँ। मैं अमूमन हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात करता हूँ तो मैं शुरुआत करता हूँ उन बातों से जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। क्योंकि क्या है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत चीज़ें कवर्ड हैं। अब वो सारी चीज़ें शायद याद ना रहें, बट मुझे ये याद रह गया कि क्या कवर्ड नहीं है, तो वो भी एक तरह से सफिशिएंट है ये समझने के लिए क्या कवर्ड है। अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ चीज़ें कवर नहीं होती। ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पे 5 कैटेगरीज कह लो इनको, जो एक जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। पहला पॉइंट है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का मतलब एक प्रॉपर पूरी दिमागी बीमारी नहीं होता है। मेंटल इलनेस में और भी कई स्टेजेस आती हैं, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ना, जिसको आप एपिलेप्सी बोलते हो। ये सब चीज़ें अमूमन तौर पे एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। दूसरा पॉइंट है एड्स या हेपेटाइटिस, जिसको आप अल्टरनेट लैंग्वेज में बोलोगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज़। ये चीज़ें भी अमूमन तौर पे किसी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने एक दो कंपनीज के प्रोडक्ट्स में ये पढ़ा हुआ देखा है कि एड्स कवर्ड है उनके प्रोडक्ट में या हेपेटाइटिस कवर्ड है, पर उसके लिए नहीं जिसको पहले हो चुका है। जिसने पहले से पॉलिसी ले रखी थी उसको बाद में हो गया तो उसको उन्होंने कवर दिया हुआ है। ऐसी बहुत लिमिटेड एक आध प्रोडक्ट है पूरी इंडस्ट्री में, बट येस हैं। एंड समझने वाली बात इसमें यह है इस प्रोडक्ट के लिए कि अच्छी बात है कि कुछ एक कंपनियां सोच रही है इस बारे में, क्योंकि हेपेटाइटिस एक ऐसी चीज़ है जो कई बार ऐसा देखा गया है कि आदमी को पता नहीं होता कैसे हो गया। ये जरूरी नहीं है वो जानबूझ के हो गया हो, उसको पता ही हो कि कहाँ से हुआ, ही माइट नॉट नो। बट ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी इस बात को। दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ओपीडी। ओपीडी क्या होता है? ओपीडी को बड़े सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे कि आज मुझे बुखार हुआ, फीवर, वायरल जैसा कुछ हो गया, खांसी जुकाम है, मतलब मोटा मोटा एक जनरल तबीयत ख़राब है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अपनी रिकमेंडेशन लिखी या कुछ टेस्ट लिख दिए, मैंने टेस्ट करवाए, उनकी रिपोर्ट्स उनसे शेयर करी। उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि ठीक है ये दवाइयाँ ले लो और ये परहेज कर लो। 5-6 दिन की दवाइयाँ लिख दी। उसके बाद अगर तबीयत ठीक ना हो तो फिर से कंसल्ट कर लेना, नहीं तो ठीक है चलो। ये क्या था? ये एक ओपीडी ट्रीटमेंट था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बात बोली थी, कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद ये सोच लेते हैं कि बस अब ठीक है, अब मेरा सारा मेडिकल का खर्चा कवर हो गया, मुझे कुछ नहीं खर्चा करना। ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में काम आता है, वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ओपीडी को कवर किया कि ओपीडी नॉर्मली कवर नहीं होती, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स में ये मेंशन्ड है कि ओपीडी कवर है जी, पर वो ओपीडी की उनके यहाँ लिमिटेशंस हैं, 2000, 2500, 3000, 5000 जो भी अमाउंट की। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंपेरेबल प्रोडक्ट्स के हिसाब से उनका उतना ही प्रीमियम एक्स्ट्रा भी पाया जाएगा। सो इसलिए देखा जाए तो हम इसको ना ही पकड़ के चलें तो ये कवर्ड नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। जैसे आंखों का नंबर उतरवाना, स्किन का ट्रीटमेंट, कोई भी ग्राफ्टिंग करनी पड़ गई स्किन की, या दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट।
इसमें भी एक्सेप्शंस हैं इंडस्ट्री में कि कुछ प्रोडक्ट्स ने स्पेसिफाई कर रखा है कि भी हम साल का डेंटल का इतना पैसा देंगे, बट डेंटल ट्रीटमेंट्स इतने कॉस्टली होते हैं कि वो जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वो बहुत थोड़ा होता है। अगेन उसका जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जा रहा है बेसिकली वो उसको जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए हम उसको पकड़ के नहीं चलते। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन फॉर एवरी कंपनी। वो क्या है? एक्सीडेंट या बर्न इंजरी। अगर किसी का एक्सीडेंट के कारण बर्निंग हो गई है या दांतों में प्रॉब्लम कुछ हो गई है, उसके कारण एक्सीडेंट के दौरान किसी एक्सेप्शनल कंडीशंस में ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, खासतौर से स्किन और डार्क से रिलेटेड मैं ये बात कर रहा हूँ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, इसको बोलते हैं कंजेनिटल डिजीजेज, जन्मजात बीमारी। ये होती क्या है? इसको कई होती है, आपको पता भी होगा, बट उसको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं और कुछ एक एग्जांपल समझते हैं। डायबिटीज़ आप सबने सुना है, आप कई बार सुनते हो कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसका मतलब क्या होता है? टाइप 2 होती है कि किसी को उम्र के साथ साथ हो गई। मेरी उम्र 43 है, तो आज की तारीख में अगर मैं परहेज ना करूं या किसी और कारण से हो सकता है मुझे आगे जाके डायबिटीज़ हो जाए, वो टाइप 2 कहलाएगी। बट टाइप 1 स्पेसिफिकली जेनेटिक ही होती है और थ्रू जीन्स आई होती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ कई बार बहुत अर्ली स्टेज पे आ जाती है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों में 5 से 6 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ दिख जाती है। तो वो क्या है? वो एक तरह से कंजेनिटल डिजीज़ है। मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री में कोई 1 या 2 कंपनी के प्रोडक्ट को छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट कंजेनिटल डिजीज़ को कवर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। कुछ कंपनीज हैं जो कहती हैं कि अगर आपको भाई आपने पॉलिसी ले ली थी, आपको नहीं पता था, उसके बाद उभर के आई है कंजेनिटल डिजीज, वी विल कवर इट, नॉट एन इशू। ठीक है। अनदर कंजेनिटल डिजीज, एग्जाम्पल ऑफ कंजेनिटल डिजीज जो कि कई बार बहुत बड़ी उम्र में जाकर पता चलता है कि किडनी है फॉर एग्जांपल। हमारे यहाँ तो हमारी 2 किडनी होती है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। अमूमन लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ी बड़ी होती है और प्राइमरी फंक्शनिंग किडनी लेफ्ट ही होती है। पर राइट किडनी कुछ कुछ लोगों की इतनी छोटी होती है कि वो नॉर्मल पार्लेंस में डॉक्टर लोग कहता है कि भाई तुम्हारी एक ही किडनी है। ये भी एक कंजेनिटल इशू है। तो कुछ कंपनीज में शायद वो इशू कवर ना हो, बट कुछ एक कंपनीज हैं उन्होंने उसको स्पेसिफाई कर रखा है दैट दे विल कवर। तो ये 5 पॉइंट थे जो हमें या समझने हैं कि ये चीज़ें अमूमन तौर पे किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं और कुछ कुछ इनके एक्सेप्शंस जरूर हैं। ठीक। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, वो है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता क्या है बेसिकली। ठीक है। सो हेल्थ इंश्योरेंस में प्राइमरी जो कवरेज होती है वो होती है हॉस्पिटलाइजेशन की। हॉस्पिटलाइजेशन चाहे 2 घंटे का क्यों ना हो, चाहे 10 घंटे का हो, चाहे 1 दिन से ज़्यादा का हो, चाहे 10 दिन का हो, हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक आदमी के कोई भी ट्रीटमेंट होना है और वो किसी हॉस्पिटल में गया, उसका एडमिट कार्ड बना और उसका बाकायदा एक डिस्चार्ज कार्ड बना। ये 2 चीज़ें हर आदमी को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, देखिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ओपीडी और हॉस्पिटलाइजेशन में। प्लीज़ रिमेंबर, मैं वही पुराना एग्जांपल अभी जो लिया था एग्जांपल वो ले लेते हैं कि मुझे फीवर हुआ और मैं डॉक्टर के पास गया। अब दूसरा एग्जांपल इसी में क्या है, मुझे क्या नाम है, लूज मोशंस की तकलीफ हो गई या डायसेंट्री जिसको हम बोलेंगे वो हो गई। कई बार समर्स में के मंथ में जब बहुत गर्मी होती है अक्सर ये तकलीफ हो जाती हैं। कुछ लोकल फ्रूट्स उस समय आ रहे होते हैं उनके कारण होती है, या पानी से हो जाती है, इन्फेक्शन से हो जाती है। तो कोई पर्सन इतना वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती कि वो थोड़ा बहुत भी अपने आप को कैरी कर सके। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है कि ठीक है उसको थोड़ी देर के लिए एडमिट करता है, उसको कुछ ग्लूकोज वगैरह ड्रिप्स वगैरह मेडिकेशन करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। 2-3-4 घंटे 5 घंटे का प्रोसेस होता है एंड देन ही फील्स बेटर। वंस ही फील्स बेटर कहते हैं हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, आप घर चले जाइए और ये आप प्रिकॉशन रखिए, पानी वानी पीजिए, ये सब पीजिए। तो ये क्या हुआ, ये एक डे केयर प्रोसेस हो गया। बाकायदा क्या हुआ है, बंदा एडमिट हुआ है और डिस्चार्ज हुआ है। बस छोटी सी हम गलती कर जाते हैं कि हम क्योंकि लोकल होते हैं, डॉक्टर से भी जान पहचान होती है, हम वो उन पेपर्स का ध्यान नहीं देते कि हम वो बनवाएं। तो प्लीज़ ये छोटी सी बात है, ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है और माइंडेड, ये ऑलमोस्ट हर हेल्थ इंश्योरेंस में ये डे केयर प्रोसेस कवर्ड है। ठीक है। तो मैंने 2 वर्ड अभी ये डे केयर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके साथ एक दूसरा वर्ड है इनपेशेंट। इन दोनों का फ़र्क क्या है? कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन जो कि 24 घंटे से कम का हुआ उसको बोलेंगे डे केयर, और कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन जो 24 घंटे से ज़्यादा का हुआ उसको बोलेंगे इन पेशेंट। तो
मैं चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे 23 घंटे का, वो डे केयर है। डे केयर के बारे में कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। कुछ कंपनीज हैं जो अपनी पॉलिसी के साथ स्पेसिफाई करती हैं, कुछ 123 108 डे केयर कि ये डे केयर है जो हम कवर करेंगे। कुछ कंपनीज की लिस्ट में 250 हैं, कुछ कंपनीज की लिस्ट में 500 हैं। मोटा मोटा ही समझ लो 500 लिख दिए तो सारे डे केयर आ गए। बट कुछ कंपनीज ने बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है 100% डे केयर कवर्ड। तो वो कहते हैं जी कैसा भी डे केयर हो। वो 500 वाले में और इसमें क्या फ़र्क हो गया? 500 वाले और इस वाले में ये फ़र्क हो गया कि कोई नया डे केयर प्रोसेस आ गया इन बिटवीन। नई नई प्रोसेस टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, कीमोथेरेपी में आ जाती है, डायलिसिस में आ जाते हैं, नए टाइप के इंजेक्शन आ जाते हैं। ये एक नए डिफरेंट टाइप का डे केयर प्रोसेस कहलाएगा वो। तो वो जहाँ पे स्पेसिफाइड लिस्ट है वहाँ कवर नहीं हो पाएगा, और जहाँ स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं है, सिंपल सा ये मेंशन है कि 100% डे केयर कवर्ड है, तो वहाँ पर ये डे केयर कवर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और दूसरा प्रोसेस हो गया इनपेशेंट। इनपेशेंट मतलब जहाँ 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो उसको इनपेशेंट बोलते हैं। क्लेम प्रोसेस में भी दोनों में फ़र्क होता है मोटा मोटा। इन पेशेंट में अगर आप गए कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में, देखो हर कंपनी का 1000 1200 1500 हॉस्पिटल से लेके कुछ कंपनियों का 10,000 तक हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है ऑल ओवर इंडिया में। तो वो टाई अप आपके शहर में भी कई हॉस्पिटल में आपकी कंपनी का पाएगा। तो आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए लंबा एडमिट होना है, प्राइमरीली 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होना है, तो आप कोशिश करके कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं, ताकि आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाए। वहीं की वहीं पेमेंट कंपनी से हो जाएगी, आपको अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और डे केयर, और अगर आप नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो यस, पहले आप अपना पेमेंट करेंगे और फिर कंपनी में आप रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम करेंगे। डे केयर प्रोसेस में क्या होता है? डे केयर 99% रीइंबर्समेंट के थ्रू ही पे किए जाते हैं। कैशलेस प्रोसेस डे केयर में ना बराबर हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि किसी आदमी का रेगुलर डायलिसिस हो रहा है हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो वो बेचारा हर बार के तो क्लेम, हर हॉस्पिटलाइजेशन का क्योंकि क्लेम अलग होता है, तो हर बार हॉस्पिटलाइजेशन का वो क्या नाम है रीइंबर्समेंट में जाएगा तो बड़ी दिक्कत का काम हो जाएगा उसके लिए। तो वो वहाँ पर उसको कैशलेस फैसिलिटी दिलवा दी जाती है। तो ये थोड़े से बेसिक फ़र्क है कैशलेस में और डे केयर में। अब हम आगे चलते देखते हैं कि और एक हेल्थ इंश्योरेंस जब आप पहली बार ले रहे हो तो क्या होता है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पहली बार ले रहे हो तो उसके अंदर एक रूल होता है 30 डे वेटिंग पीरियड या नो क्लेम पीरियड होता है। पहला 30 दिन किसी भी पॉलिसी का ये माना जाता है इट इज़ ए नो क्लेम पीरियड। क्यों? पहले 30 दिन में अगर किसी भी कारण से किसी आदमी को कोई तकलीफ होती है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसको क्लेम नहीं मिलेगा। अगेन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो सभी के लिए एक्सेप्शन है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। वो है एक्सीडेंट की। मैंने आज पॉलिसी ली और कल भगवान ना करे मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट के कारण मुझे कहीं एडमिट होना पड़ा, मेरा खर्चा हो रहा है, वो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा। इसमें भी रिसेंटली एक आध कंपनीज ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिसमें वो कहते हैं जी हम डे 1 से कवर करेंगे, बट मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, उस पर बाद में बात करेंगे। मेन इसको आप अभी ये मान के चलें कि पहले 30 डेज़ का कोई भी मेडिकल का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। अब ये 30 डे का जो नो क्लेम पीरियड है ना, इसकी एक और अहमियत है जो बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं। पढ़ते सब हैं, हर इंश्योरेंस एजेंट ने ये पढ़ा होता है अपने ट्रेनिंग के दौरान, बट शायद ये बात स्किप हो जाती है, ध्यान नहीं रहती। वो ये होती है कि अगर ये कंपनी क्यों रखती है फर्स्ट 30 डेज़ का नो क्लेम पीरियड, वो इसलिए रखती है। देखो 31वें दिन तो हार्ट अटैक भी कवर्ड है, कैंसर भी कवर्ड है, पर पहले 30 दिन नहीं है। क्यों नहीं है इसको प्लीज़ समझिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए कस्टमर आपको पता होना। अगर इन 30 दिनों में किसी भी टाइप की कोई मेजर बीमारी हो जाती है, किसी आदमी को कोई मेजर ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताया जाए। तब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में डिसीजन होता है कि वो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू करे या ना करे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 30 डेज़ में कुछ भी होगा वो प्री एग्जिस्टिंग की तरह काउंट होगा कि आपको वो पहले से था। अभी मैं प्री एग्जिस्टिंग के रूल पे आऊँगा 2 मिनट बाद, बट अभी राइट नो ये समझ लीजिए कि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ मानी जाएगी। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए हर कंपनी के अपने अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। इसलिए ये ना सोचें कि मुझे कंपनी को अच्छा, इसका मतलब ये कि पहले 30 दिन में कुछ हो जाए तो चलो क्लेम तो मिलना ही नहीं है, कंपनी को बताना भी है। नहीं, बताना भी नहीं है, ऐसा नहीं, बताना है। क्योंकि आज तो आप नहीं बताओगे और कुछ साल बाद कभी भी जब कंपनी को उस ट्रीटमेंट की इंटीमेशन हो जाएगी कि ऐसा कुछ आपने ट्रीटमेंट पहले करवा रखा है, दे विल आस्क यू, वो आपसे मांगेंगे उसके पेपर
कि कब हुआ था और वो डेट आपकी पॉलिसी लेने के बाद निकलेगी, तो डेफिनेटली कंपनी इस चीज़ को नेगेटिव लेगी। डिपेंड करेगा किस टाइप का ट्रीटमेंट था, उस हिसाब से उनका डिसीजन होगा। बट इस चीज़ को आप प्लीज़ समझ के रखेगी, फर्स्ट 30 डेज में, चाहे आप पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं तब भी यही रूल है, क्योंकि आपने पोर्टिंग करी 30 दिन पहले पॉलिसी, नई पॉलिसी, एक कंपनी में आप पॉलिसी चला रखी थी, अब आपको दूसरी कंपनी का प्लान अच्छा लगा। अमूमन कंपनी 20-25 दिन पहले पोर्टिंग करती है, 20 से 25 दिन मांगती है, कुछ कंपनियां 1-2 दिन में कर देती हैं, वो एक्सेप्शन है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड रूल है, 15 से 20 दिन पहले पोर्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है दूसरी कंपनी में। तो जब वो आप करते हो तो वो उसका पर्पज़ यही होता है कि जो दूसरी कंपनी है वो अपने आप को सेफ गार्ड करके चल रही है कि अगर इस बंदे को कोई मेजर प्रॉब्लम हुई, कुछ मेजर इशू हुआ, तो ये 15-20 दिन में आ जाएगा। तो क्योंकि पोर्टिंग का रूल ये कहता है कि डे 1 से कवरेज, उसमें वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता पोर्टिंग में 100% कवरेज डे 1 से होती है, जितने अमाउंट की पोर्टिंग हो रही है। मेरी पहले कंपनी में 5 लाख की पॉलिसी थी, अगली कंपनी में मैं 5 की ले रहा हूँ या ज़्यादा की भी ले रहा हूँ, तो 5 लाख की जो पोर्टिंग हुई है उसके लिए मैं डे 1 से एप्लीकेबल हूँ। इसलिए कंपनी का रिस्क डे 1 से है, वहाँ वो 30 डेज का भी पीरियड नहीं है उसके पास। इसलिए पोर्टिंग के नंबर ऑफ जो डेज होते हैं उस दौरान अगर कोई मेजर चीज़ हो जाए तो उस समय ये डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो नई कंपनी को बताना, अगर नई कंपनी एज इट इज़ आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट कर रही है तो ओके है, अदरवाइज आप नई कंपनी में अपनी पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं और पुरानी कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पर्पज़ होता है फर्स्ट 30 डेज का, जिसको नो क्लेम पीरियड बोलते हैं। इसके अलावा एक और वेटिंग पीरियड होता है, उसको बोलते हैं 2 ईयर वेटेड फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स। कुछ कंपनीज ने रिसेंटली इसको 1 साल भी किया है, एक आध प्रोडक्ट्स में ऐसा आया है, और एक आध प्रोडक्ट्स में 30 डेज कर दिया है। ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। 2 ईयर का मतलब आज मैंने पहली बार पॉलिसी ली और इसके 2 साल तक कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होंगे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होंगे। अगेन गोइंग बैक टू द पोर्टिंग रूल, पोर्टिंग में ऐसा नहीं है। पोर्टिंग में अगर मेरी ऑलरेडी 2-3 साल से पॉलिसी चल रही थी और मैं पॉलिसी पोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये रूल जो आदमी पहली बार पॉलिसी ले रहा है उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। ये कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं? थंब रूल, कि ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स हमको रातों रात नहीं हो सकती, जैसे कि हर्निया, कैटरेक्ट, स्टोन्स, पाइल्स, ईएनटी ट्रीटमेंट्स, ईएनटी सर्जरी कहेंगे बेसिकली, नॉट ट्रीटमेंट, ईएनटी ट्रीटमेंट्स तो ऐसे कवर होते ही नहीं, तो ईएनटी सर्जरी। फीमेल्स के अंदर यूट्रस रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट सर्जरी, जैसे जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बच्चेदानी का में रसोली हो जाती है, तो बेसिकली फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि यूट्रस में डेवलप हो जाते हैं। तो कभी कभार ये माइनर होते हैं तो पड़े रहते हैं कई साल तक, बट ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, दिक्कत करते हैं, तो फिर कई बार यूट्रस रिमूवल करना पड़ता है, इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें पहले 2 साल में कवर नहीं होती है अमूमन तौर पे। तो 2 साल के बाद यस ये सब कवर्ड है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी को अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, 1.5 साल हुआ है और उसको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट इज़ वन पार्ट, सॉरी वन ऑफ द आइटम। तो हम नी रिप्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं कि उसको 1.5 साल बाद डॉक्टर ने कह दी थी आप उसको सडनली कुछ हो गई, ट्रबल हो जाती है अक्सर, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकती, कई सालों तक तकलीफ होने के बाद ही नी रिप्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम एकदम से डेवलप हो जाती है और एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है और डॉक्टर उनको रिकमेंड कर देता है कि आपको तो सर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अब यहाँ छोटा सा वो है कि पॉलिसी लेने के बाद डेवलप हुई, यस, पर 2 साल से पहले हो गई, तो 2 साल से पहले कवर्ड नहीं है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं 2 साल कंप्लीट होने का और उसके बाद करवा सकते हैं तो यस इट विल बी कवर्ड। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट 2 साल में कवर्ड नहीं है, पर ये आपको पॉलिसी लेने के बाद तकलीफ हुई है और आपके पास ये गुंजाइश है कि आप 2 साल वेटिंग करने के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट करा लें, तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, अपना पैसा बचाइए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में 2 साल के बाद वो आपका कवर्ड होगा, आप उसमें से कवर ले सकते हैं। गोइंग हेड, हेल्थ इंश्योरेंस में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये क्या होता है? जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसके पहले का पीरियड प्री हॉस्पिटलाइजेशन, जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद का पीरियड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो कुछ कंपनीज में प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड 30 दिन होता है, कुछ कंपनीज में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन भी होता है।
कुछ कंपनीज में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन होता है, कुछ में 90, कुछ में 180 दिन भी होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मैं पुराने एग्जाम्पल पे जाता हूँ, ओपीडी वाले पे, वहाँ से समझते हैं कि किसी बंदे को फीवर हुआ और वो डॉक्टर के गया, दवाई दूवी लेके आ गया, सब कुछ हो गया, तो वो ओपीडी चल रहा है अभी। अब क्या हुआ, उसको 10-15 दिन बाद फिर से फीवर हो गया, वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर से मेडिसिन लिख दी, पर देखा कि 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इस बार फीवर बहुत तेज है एंड नहीं कंट्रोल हो रहा है एंड द पर्सन इज इन मेजर पेन। तो अब वो डॉक्टर के पास वापस जाता है, डॉक्टर कहता है देखो आप इसको घर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं इसको, आप एडमिट हो जाइए, हम हॉस्पिटल में आपका बेटर ट्रीटमेंट करेंगे, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर आप चल जाइए। यार अक्सर होता है ऐसा, और कई चीज़ों के लिए होता है ऐसा। अब क्या हुआ यहाँ पे जो वो पहला ओपीडी ट्रीटमेंट था जो कि पहले कवर्ड नहीं था, अब वो हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, तो अब वो उन टर्म्स कंडीशन के हिसाब से, अगर मान लो 30 दिन के अंदर था या 60 दिन के अंदर था, जैसा भी आपकी पॉलिसी के अंदर वो फैसिलिटी है, तो अब आप उसका भी अपनी कंपनी से क्लेम ले सकते हैं, उन ओपीडी ट्रीटमेंट्स का भी, टेस्ट्स का भी, या कंसल्टेशन फीस का भी। सिमिलरली डिस्चार्ज होने के बाद जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है या फॉलोअप होता है डॉक्टर्स के साथ, फॉलोअप कंसल्टेशन होते हैं, फर्दर टेस्ट भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन दोबारा होते हैं, तो आपकी पॉलिसी में जितने भी दिन तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड दे रखा है, किसी में 90 डेज़ का दे रखा है या 180 डेज़ का, तो वो उतना पीरियड की मेडिसिन भी और वो ट्रीटमेंट्स, जैसे फिजियोथेरेपी करवानी कभी डॉक्टर के देता ज़रूरी है, या कोई भी जो चीज़ रिकमेंडेड है, मेडिकली रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं कुछ भी, मेडिकली रिकमेंडेड है, जो आपके डिस्चार्ज कार्ड में भी मेंशन्ड है और डॉक्टर के लेटर में भी मेंशन्ड है, वो चीज़ों के एक्सपेंसेस उस हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, जिस ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए थे। अक्सर यहाँ लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी के डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है रेगुलर, अब उसका किसी चीज़ का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जो वो डिस्चार्ज हुआ, उस डिस्चार्ज के बाद उसको जो उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड मेडिसिन लानी थी, उसके साथ उसकी रेगुलर डायबिटीज़ की भी मेडिसिन आ रही है, तो वो पूरे का बिल लगा देता है। नहीं, प्लीज़ ध्यान रखें, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ना हो आपका पूरा पूरा बिल रिजेक्ट कर दे। आइडियली तो वो काटेंगे उसमें से, बट नहीं ध्यान गया तो वो देखेंगे कि वो पूरा रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए खुद इस बात का ध्यान रखें कि वो मेडिसिन, वो चीज़ें उन बिल्स में प्री या पोस्ट में ना डालें जो कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। तो ये चीज़ें भी अमूमन तौर पे एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती हैं। तो अब अगली बात आती है, एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं सब लिमिट्स। ये सब लिमिट्स क्या होती हैं? वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी कि किसी चीज़ की लिमिट होना। तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, पुराने नए, जिनके अंदर अलग अलग टाइप की लिमिट्स हैं, जैसे कि रूम रेंट की लिमिट्स हैं, आईसीयू के एक्सपेंस की लिमिट है, अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स की लिमिट है, हर्निया की, स्टोन्स की, कैटरेक्ट की, इन सब की लिमिटेशंस हैं। तो ये लिमिटेशंस कई सारे प्रोडक्ट्स में हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें कि कोई सब लिमिट नहीं है, बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, नो सब लिमिट, आपने जितना सम इंश्योर्ड ले रखा है उतना आपको मिल जाएगा। बट अभी भी 70-80% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सब लिमिट्स हैं। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किस टाइप की सब लिमिट्स हैं, क्योंकि आपको अपना बजट भी देखना है और ये भी देखना है कि कोई सब लिमिट ऐसी ना हो जिसमें कि कुछ साल का प्रीमियम बचा के वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही देना पड़ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता है सब लिमिट का, रूम रेंट की लिमिट है, मेरी 5 लाख की पॉलिसी है और उसमें रूम रेंट की लिमिट है 1% की, तो 5,000 रुपये का मुझे पर डे का रूम पड़ेगा। तो अगर मुझे किसी भी बड़े शहर में जाना पड़ गया, किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो यूँ समझ लीजिए कि मेरा तो पर डे के एक्सपेंस में से रूम रेंट में ही 3 से 4,000 रुपये का पर डे का मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अगर मैं 7-8 दिन भी रह गया तो मेरे सब लिमिट में ये समझ लीजिए काफ़ी अच्छा एक्सपेंस आ जाएगा कि मैंने जितना भी प्रीमियम में बचाया होगा वो बेसिकली मेरी जेब से वहाँ से उससे ज़्यादा निकल जाएगा। सब लिमिट के अलावा एक और पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं को पेमेंट। को पेमेंट क्या होती है? को पेमेंट ये होती है कि कुछ ऑलमोस्ट हर कंपनी में जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके प्रीमियम्स में फ़र्क है। दिल्ली मेट्रो सिटीज़, एक क्लास सिटीज़ का प्रीमियम अलग है और अदर लोकेशंस का प्रीमियम अलग है। तो अगर कोई पर्सन जो कि एक स्मॉल सिटी का पर्सन है, जिसने वहाँ पर इंश्योरेंस लिया था अपने उस स्मॉल सिटी के एड्रेस पे, उसका प्रीमियम भी कम लगा था, और वो ट्रीटमेंट जाके करवा रहा है किसी मेट्रो सिटी में, दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में, बॉम्बे में, बैंगलोर में,
तो वहाँ पर हो सकता है उसकी पॉलिसी के अंदर एक कोपेमेंट का कोई कंडीशन हो 10%, 15%, 20% का, कि वो परसेंटेज वो पे करेगा और बाकी सारा कंपनी देगी। कई जगह कोपेमेंट इस तरह से भी है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मैं अभी नाम से नहीं बता रहा, वैसे बता रहा हूँ कि जिसमें अगर कोई 60 साल के ऊपर का आदमी पहली बार इंश्योरेंस ले रहा है तो उसकी डे 1 से कोपेमेंट एप्लीकेबल हो जाती है। भाई 20% वो देगा और 80% कंपनी देगी। हर कंपनी में ऐसा नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसी कंडीशन है। तो इनको बोलते हैं कोपेमेंट्स और सब लिमिट्स। ये चीज़ें थोड़ी देखने की होती हैं बड़ा, और धीरे धीरे जितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर ये हटाई जा रही हैं। अब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में एक और फीचर, बहुत स्टैंडर्ड फीचर है, जिसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। पहले क्या होता था, जब खाली सरकारी कंपनीज थी ये 3-4, तो उस समय नो क्लेम डिस्काउंट था। प्रीमियम में 2% से लेके 5% का अलग अलग कंपनी में डिस्काउंट था कि आपका इस साल कोई क्लेम नहीं है तो अगले साल आपको प्रीमियम में 2%, 4% का, 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आजकल उसका उल्टा कर दिया, प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं होता पर एक नो क्लेम बोनस ऐड कर दिया जाता है। एक किसी कंपनी में वो बोनस 50% है, किसी में 30% है, किसी में 100% भी है। क्या है ये परसेंटेज? मेरी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, मेरा इस साल कोई क्लेम नहीं है, मेरे कंपनी ने मुझे 100% बोनस की फैसिलिटी दे रखी है, पर वो कहते हैं जी आपका एक बार में 50% बढ़ेगा, तो मेरा अगले साल 10 लाख की पॉलिसी पे 5 लाख का बोनस और ऐड हो जाएगा, तो अगले साल मेरे पास एलिजिबिलिटी 15 लाख की हो गई है। फिर कोई क्लेम नहीं है तो और 5 लाख और जुड़ गया, तो मेरी एलिजिबिलिटी 20 लाख की हो गई। अगर कभी भी मेरा कोई क्लेम होगा तो जो भी मेरा आखिरी नो क्लेम बोनस जुड़ा होगा, जैसे मेरा चौथे साल की बात करते हैं भाई, पहले साल में 10 लाख था, दूसरे साल में 5 लाख बढ़ के 15 लाख हो गया, तीसरे साल में 20 लाख हो गया, कोई क्लेम नहीं है तीसरे साल में भी, तो चौथे साल में भी 20 लाख ही रहेगा, क्योंकि 100% था तो वो तो अचीव हो चुका, उसके ऊपर नहीं जाना है। चौथे साल में मेरा कोई छोटा मोटा क्लेम हुआ या जब पूरे अमाउंट का क्लेम हो गया, तो 5वें साल में मेरे कवर में से 5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, जो मेरा पिछला नो क्लेम बोनस बढ़ा था। ठीक है, इसके लिए भी कुछ कंपनीज राइडर देती हैं कि भाई आप वो राइडर ले लीजिए, तो हमारा कुछ अगर आपका क्लेम थोड़े बहुत अमाउंट का हुआ तो हम ये आपका नो क्लेम बोनस नहीं हटाएंगे। कुछ एक आध एक्सेप्शन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें जो बोनस एक बार जुड़ गया वो जुड़ा रहता है, वो नहीं हटता चाहे कितना भी क्लेम हो, ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं। सो बेसिकली एज ए पॉइंट, नो क्लेम बोनस इज ऑल्सो वन एडेड बेनिफिट जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर कंपनी दे रही है। कुछ कंपनीज में ये अप टू 50% है, कुछ कंपनीज में 100% है। अगला फीचर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, और देखा जाए तो कंपनीज के प्रीमियम का जो डिफरेंस है ना, वो इस फीचर के कारण ही फर्क पड़ जाता सारा का सारा। इस फीचर का नाम है रिस्टोरेशन या रिफिल। ये है क्या? पहले क्या हुआ करता था, मान लीजिए मेरी पॉलिसी, वही एग्जांपल ले लेते 10 लाख का, 10 लाख की पॉलिसी है और किसी कारण से मेरा कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और मेरा ये 10 लाख रुपए ऑलमोस्ट पूरा एग्जॉस्ट हो गया। अब जब तक मैं हॉस्पिटलाइज हूँ तब तक तो देखो कुछ नहीं हो सकता। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैं जब डिस्चार्ज हो गया और देखा यार अभी तो साल के 8 महीने बचे हुए हैं, और हो सकता है मुझे ही दोबारा ज़रूरत पड़ जाए, और हो सकता है मेरी फैमिली में किसी और को ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं अपनी कंपनी में ये बात कर सकता था कि सर मेरे को रिस्क कवर दोबारा चाहिए साल। तो वो उस समय सिचुएशन को देखते हुए एक प्रीमियम बताते थे, इतना प्रीमियम दोगे तो हम आपका 10 लाख रुपए और बढ़ा देंगे, या जो भी उसके साथ जो भी उनकी टर्म कंडीशन होगी वो भी स्पेसिफाई करेंगे। अब आजकल ये चीज़ इनबिल्ट आ रही है सारे प्रोडक्ट्स में, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में ये इनबिल्ट आ रही है, पर इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। जैसे कि 10 लाख के ऊपर 10 लाख का रिस्टोर है, अगर मेरा पहला 10 लाख खत्म हो जाता है तो कंपनी मुझे अगला 10 लाख दे देगी, पर क्या कंडीशन है उसके साथ? 2। पहली कंडीशन, ये मैक्सिमम कंपनीज में इनमें से दोनों या एक कंडीशन है, और कोई 1 या 2 ही ऐसी कंपनी है जिनमें ये दोनों कंडीशन नहीं है। जैसे पहली कंडीशन कि जो पहला 10 लाख है वो बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उसमें से 10 में से 9 लाख रुपए खर्च हुए हैं, 1 लाख बच गए, तो वो रिस्टोरेशन एक्टिवेट नहीं होगा। अगले हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 1 लाख रुपए ही हैं, अगर ज़्यादा खर्चा हुआ तो जेब से देना है, और उसके बाद वो रिस्टोरेशन एक्टिवेट होगा। या पहली बार में अगर मान लीजिए 12 लाख का खर्चा हो गया तो 10 लाख कंपनी ने दिया, 2 लाख आपने दिया, डिस्चार्ज होने के बाद आपका रिस्टोरेशन एक्टिवेट हो गया, फिर से 10 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल हैं। दूसरी कंडीशन, जो ट्रीटमेंट जिस मेंबर का, पॉलिसी में मान लीजिए 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ था तो
पहले 10 लाख में जो ट्रीटमेंट हो चुका है वो अगले 10 लाख में दोबारा नहीं होगा। हस्बैंड का किसी और का है हो जाएगा, या हस्बैंड का कोई दूसरा ट्रीटमेंट होना है वो भी हो जाएगा। पर इसमें थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है? कैच ये है कि अक्सर किसी भी पर्सन को जब ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है और उसको कोई क्रिटिकल ट्रीटमेंट होता है तभी पड़ती है, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तब मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं और खर्चा भी बहुत हो जाता है तब पड़ती है। तो उस केस में ये फीचर यूजलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम ट्रीटमेंट के लिए वो बंदा एडमिट हो रहा है तो नहीं मिल पाता। अब जाके कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये रूल्स रिलैक्स कर दिए हैं, वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप एक बार में तो देखो 10 लाख की लिमिट है, पॉलिसी तो 10 लाख की है, तो 12 लाख होगा तो आपको 10 ही मिलेंगे। पर अगर आपका 8 लाख खर्चा हुआ है तो आपका 8 लाख मिल गया, 2 लाख रह गया, आप डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद आप वापस से अगले ट्रीटमेंट के लिए फिर से 10 लाख के लिए एलिजिबल हैं और उसके अलावा 2 लाख और रिजर्व में है। कुछ कंपनी ने इससे आगे भी बढ़ के ये कर दिया कि ठीक है सेम मेंबर और सेम ट्रीटमेंट भी हुआ तो भी आपको एलिजिबल है। तो इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन और रिफिल। तो ये एक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप किसी भी कंपनी के प्रीमियम को चेक करेंगे, ये फीचर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस प्रीमियम के डिफरेंस का बड़ा मेजर रीज़न इस फीचर की वजह से है। बिकॉज किसी की पॉलिसी 10 लाख की है और उसमें मिनिमम कंडीशन है रिस्टोरेशन में, तो प्रैक्टिकली वो ये कह सकता है कि साल भर की लिमिट 20 लाख है, एक बार की लिमिट 10 लाख है। जबकि जिसमें कंडीशंस ज़्यादा हैं उसके अंदर वो ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये बात है। अब अगली बात आ जाती है बेसिकली एलिजिबिलिटीज़ की, कि कौन हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कब तक चलेगा, क्या रहेगा। तो कोई भी बंदा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। नॉर्मली 18 से 65 की उम्र के बीच में नए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इशू किए जाते हैं। हालांकि 65 के ऊपर के भी प्लान हैं अब, ठीक है। और कहने को सीनियर सिटीजन प्लान है, प्रोसेस ऑलमोस्ट वही प्रोसेस है जो अप टू 65 तक का है, बट थोड़ा सा टफ है। क्योंकि वहाँ पे कंपनी का रिस्क काफ़ी बढ़ चुका है। 65 के ऊपर आदमी को किसी को नई पॉलिसी दे रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि जो मेडिकल नॉर्म्स हैं, मेडिकल क्लीनिंग नॉर्म्स हैं, वो थोड़े टफ हैं और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी कॉस्टली है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं 65 के ऊपर के जिनका जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में कुछ कंपनीज ने बड़े लो रेट पे, उस एज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत लो रेट पे हैं, बट अकॉर्डिंगली उन प्रोडक्ट्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफ़ी हैं, सब लिमिट्स हैं, सब को पेमेंट भी हैं। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि अगर बजट का इशू आए तो वो इतने बुरी चीज़ नहीं है जिसको कहेंगे कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम एलिजिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब कोई कंपनी किसी को हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, कई सारी कंपनी ने ये भी कर रखा है 65 साल की उम्र तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, कोई प्री मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है। पर प्री मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आपके कुछ भी हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आप किसी भी इंश्योरेंस को लेते हुए एक बेसिक डिक्लेरेशन होती है गुड हेल्थ की, तो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप फिट एंड फाइन हो तो आप ले रहे हो। तो जो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सबसे बड़ी लीगल स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये कंपनी आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन पे भरोसा करके ले रही, आपको पॉलिसी दे रही है कि हाँ मैं फिट हूँ, मैं ले सकता हूँ। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अब क्या नाम है 55 साल से ऊपर के कस्टमर्स के लिए रूल लगा दिया कि भाई आपको प्री मेडिकल टेस्ट देना होगा। कुछ ने 45 के ऊपर भी लगा रखा है और कुछ ने 65 तक कर रखा है कि बिना हम मेडिकल टेस्ट के कर देंगे। बट प्राइमरी कंडीशन वही है कि प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स अगर कुछ हो चुके हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, वो डिक्लेयर करने चाहिए, क्योंकि कंपनी का डिसीजन है कि वो उस टाइप के ट्रीटमेंट हुए कस्टमर को अपनी पॉलिसी में ले या ना ले। उसके अंदर कभी कभार वो ले लेते हैं विद एक्सक्लूजन कि हम 4 साल तक कवर नहीं करेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को। कुछ लोग अब कई बार हमें ना जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कस्टमर कहते हैं कि सर 4 साल के बाद तो सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर होती हैं एज ए रूल। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि कभी भी कवर नहीं होते। कभी भी से मतलब उन लोगों को कंपनी पॉलिसी देगी ही नहीं। क्या है ये? किसी का हार्ट का ट्रीटमेंट हो गया हो, कैसा भी ट्रीटमेंट हो गया हो, 99% कंपनीज उस बंदे को नई पॉलिसी नहीं देंगी। तो अगर वो चीज़ नहीं बताई गई है तो और पता चलता है कई सालों के बाद, तो चाहे वो कितने ही साल के प्रीमियम हो गए हो, कंपनी उसकी पॉलिसी टर्मिनेट कर सकती है। इसमें एक तो कंपनीज एक्सेप्शन है जो इन्होंने कुछ टाइम से करना शुरू किया है, कस्टमर की रिपोर्ट्स के बेस पे, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के बेस पे अप्रूवल करके कुछ कंडीशंस के साथ कि हम इतने साल तक कवर नहीं करेंगे उसके बाद कवर कर देंगे, या
कुछ उसमें को पेमेंट रहेगी, जो भी कंडीशंस है, बट वो एक्सेप्शंस हैं। किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही हो पहले से, और किसी को एस्थमेटिक हो कोई बंदा पहले से, ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका हो, हालांकि फुल्ली रिकवर्ड है पर्सन, आज की तारीख में नहीं है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए उसको कैंसर का, अब कोई ट्रेस नहीं है, बट हेल्थ इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी में उसको नई पॉलिसी नहीं दी जा सकती। किडनी के ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं या चल रहे हैं, उसको भी नई पॉलिसी नहीं दी जा सकती। तो ये इनको प्री एग्जिस्टिंग इश्यूज बोलते हैं। जैसा हम पहले जब बात कर रहे थे 30 डे नो क्लेम पीरियड के टाइम पे, ये वही प्री एग्जिस्टिंग वाला मैटर है। तो उस पीरियड में किसी को ऐसा कोई इशू हो जाए तो कंपनी डिसाइड करेगी कि वो उसको पॉलिसी चलानी है नहीं चलानी है। क्लेम ना दे रहा तो अलग बात हो गई, एट द सेम पॉलिसी चलानी है नहीं चलानी। तो इसलिए प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को डिक्लेयर करना जरूरी होता है, और क्योंकि अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बताई है, उसके बाद कंपनी ने आपको पॉलिसी दी है, देन दे आर बाउंड टू कवर यू, फिर वो आपको कवरेज मिलेगा। अच्छा, कई साल पहले तक पॉलिसीज़ क्या थी कि एक लिमिट तक थी। कई सालों से जितनी भी अगर हम पुरानी पॉलिसीज़ देखेंगे तो वो देखेंगे कि बैंक्स ने बेची हुई हैं अपने कस्टमर्स को। इनको ग्रुप प्लान्स बोलते हैं, उस पर थोड़ी देर में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी राइट नाउ देख रहे हैं कि जो ग्रुप प्लान्स में कई कस्टमर बने हुए थे तो उनमें लिमिटेशन थी कि वो 75 की एज तक कवर करेंगी या 80 तक कवर करेंगी। आज की तारीख में सारी पॉलिसीज़ लाइफ के एंड तक कवर करती हैं। आप प्रीमियम देते रहिए और टिल योर लाइफ एंड आप कवर्ड है, ठीक है। तो वो वाला कोई मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। एंट्री एज का मैंने आपको बता दिया है, 65 तक का अमूमन रहता है, 65 के ऊपर के भी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो इसमें अब जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें रह गई हैं, मोटा मोटा मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कुछ बातें जो रह गई हैं वो ये हैं कि एक फैमिली नॉर्मली काउंट की जाती है, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे। कुछ कंपनीज में पेरेंट्स को भी साथ में ऐड किया जा सकता है, बट एक्चुअली वो जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें वो पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आप ऐड कर सकते हो अपने साथ, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी साथ में, वो एक प्रकार से उन्होंने इंडिविजुअल पॉलिसी करके उसका एक ग्रुप बना दिया और सबकी अलग अलग लिमिट्स दे दी। फ्लोटर कवर क्या होता है? फ्लोटर कवर का मतलब होता है कि एक फैमिली ने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो वो सारे मिल के 10 लाख के लिए एलिजिबल है। और इंडिविजुअल कवर की एक आदमी ने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो एक फैमिली ऐसे भी ले सकती है कि 4 मेंबर है तो चारों का 10-10 लाख कवर लेके सिंगल पॉलिसी में ले लिया, तो वो 4 इंडिविजुअल कवर ग्रुप कर दिए गए तो वो रहेंगे इंडिविजुअल कवर। कुछ कंपनीज में फ्लोटर में आ गया। तो फ्लोटर कवर में अमूमन 2 ही अडल्ट तक अलाउ करती हैं कंपनी, और वो भी हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, या पेरेंट्स एंड चाइल्ड हो सकते, डिपेंडेंट पेरेंट एक चाइल्ड के साथ हो सकता है, ठीक है। बच्चे जो हैं पॉलिसी में, कुछ पुरानी पॉलिसीज हैं जिनमें अभी भी बच्चे 18 साल 21 साल तक रहेंगे, उसके बाद वो उस पॉलिसी से अलग कर दिए जाएंगे, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाई जा सकती है। अब आज की तारीख में मैक्सिमम कंपनीज 25 साल तक बच्चों को डिपेंडेंट मान के आपकी पॉलिसी में कवर करती है, और 25 साल के बाद उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बन जाती है, या फिर उनकी शादी हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। इनके अलावा कुछ चीज़ें रह गई हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे प्रीमियम किस बेसिस पे डिसाइड होता है? तो हर कंपनी ने अलग अलग स्लैब्स बना रखी हैं। एक जो कॉमन स्लैब्स हैं वो है एक फैमिली का, अगेन हम फैमिली का एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए भी वही रूल एप्लीकेबल है। तो फैमिली में जिसकी एज सबसे ज़्यादा है उसके हिसाब से प्रीमियम चलेगा, स्लैब उसके हिसाब से पकड़ी जाएगी। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और हस्बैंड की उम्र वाइफ से मान लो ज़्यादा है तो हस्बैंड के ऐसे चलेगा। तो 18 से 35 की एज ग्रुप का प्रीमियम अलग होता है। तो किस तरह चलेगा? आपसे एक अडल्ट का प्रीमियम है, या 2 अडल्ट हैं, या एक अडल्ट 1 बच्चा, एक अडल्ट 2 बच्चे, एक अडल्ट 3 बच्चा। किसी कंपनी में अप टू 3 किड्स आर अलाउड, किसी कंपनी में अप टू 4 किड्स आर अलाउड। या फिर 2 अडल्ट हैं, 2 अडल्ट 1 बच्चा, 2 अडल्ट 2 बच्चे, 2 अडल्ट 3 बच्चे, इस तरह से। तो वो उस तरह से प्रीमियम स्लैब्स बना रखी होती हैं। तो 18 से 35, फिर 36 पे प्रीमियम चेंज होता है, 36 से 45, फिर 46 पे प्रीमियम चेंज होता है, फिर 46 से 50, उसके बाद 5-5 साल के अंतराल पे प्रीमियम चेंज होते हैं। और ये प्रीमियम्स नॉर्मली क्लेम के बेस पे नहीं बढ़ाए जाते। अगर आपका क्लेम आ भी गया है तो ऐसा नहीं है कि आपका अगले साल प्रीमियम इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आपका क्लेम हुआ था, ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में किसी भी कंपनी में नहीं होता, पहले कभी शायद होता हो तो मैंने कभी नहीं देखा। पर हाँ, एज के साथ यस प्रीमियम बढ़ेगा।
रिटेल प्लान्स में एज के साथ प्रीमियम बढ़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। हम जब कभी पॉलिसी लेते हैं, एक तो एक यंग आदमी है उसकी तो 15-20 लाख 25 लाख की भी पॉलिसी बहुत सस्ती पड़ती है, और एक ओल्ड एज पर्सन की 5 लाख की भी पॉलिसी एक अच्छी खासी कॉस्ट की होती है। तो आदमी को अपनी पॉकेट देख कर ही इसको सिलेक्शन करना होता है कि भाई मैं कौन सी किस साइज़ की पॉलिसी लंबी चला पाऊँगा। ठीक है, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ एडेड बेनिफिट्स भी आ रहे हैं, जैसे एयर एम्बुलेंस। भाई कोई 10 लाख एंड अबव का प्लान ले रहा है तो उसमें एयर एम्बुलेंस एक साइड की इंक्लूडेड है। और बेनिफिट्स होते हैं नॉर्मल एम्बुलेंस वन साइड की, उसकी कुछ कभी किसी कंपनी में 2000 की लिमिट है, किसी में 2500 की लिमिट है, या किसी कंपनी में एक्चुअल्स भी है। ठीक है, और हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज़ दे रही हैं कंपनीज, अलग अलग अमाउंट की है, कोई सालाना देती है, कोई 2 साल में एक बार देती है। तो ये सारी चीज़ें देखो हर कंपनी में अलग अलग हैं। वो जब आप लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा डेफिनेटली, कंपेयर करने के लिए। कंपेयर जरूर करें, कुछ फीचर्स अच्छे होते हैं। भाई अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी आपको 4-5 हज़ार रुपये एक पॉलिसी पे हर साल मिल रहा है, तो देखा जाए तो बहुत अच्छा फीचर है ये। तो और किसी कंपनी में ज़्यादा भी मिल रहा है, तो इस चीज़ को समझें और देखें। कुछ कंपनीज़ में एक्सीडेंटल कवर को भी इनबिल्ट कर रखा है, कुछ कंपनीज़ ने नहीं कर रखा है। तो मोटा मोटा अगर हम इसको एक पॉइंट रह गया, प्रेगनेंसी कवर काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे ऑप्शनल देती हैं, या प्रेगनेंसी का प्लान अलग होता है, या उनके मेन प्लान में भी होती है। पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड टर्म्स कंडीशंस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं। एक नंबर ऑफ ईयर्स की कवरेज ज़रूरी होती है। एक फ़ीमेल का उस पॉलिसी में, मैरिड फीमेल का कुछ ईयर्स के लिए कॉन्टिन्यूस कवरेज होना जरूरी होता है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी का बेनिफिट उनको दिया जाता है। पर प्रेगनेंसी की अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें ओपन कवर हो। भाई आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको प्रेगनेंसी का 1.5 लाख का खर्चा हो गया, बड़े हॉस्पिटल में आप चले गए तो वो कवर्ड है, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी का कवर बड़ा लिमिटेड ही है, ऑलमोस्ट हर कंपनी में 30-35-40 हज़ार के ऊपर नहीं है, सिजेरियन या नेचुरल बर्थ का भी। तो वो वाला फीचर अगर आपने लेना है प्रेगनेंसी का, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो ये देखें कितने साल के बाद कवर मिलेगा और कितना मिलेगा, तो वो सब देख के लें कि वो लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो मोटा मोटा मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस की अभी इन जनरल कवर कर दी हैं। एंड में मैं समराइज तो नहीं सारा करना चाहूँगा, मोटा सा आपको कुछ गाइडलाइंस में छोड़ के जाना चाहूँगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नया लेने वाले हैं या चेंज करने का सोच रहे हैं, तो किन चीज़ों पे ध्यान दें आप ये देखें। आपका सबसे पहला पॉइंट है बजट। देखिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा कम करके हेल्थ इंश्योरेंस बेटर ले लें, तो वो तो डेफिनेटली अच्छा पॉइंट है। बट फिर भी आपकी कितनी गुंजाइश है, भाई मेरी मंथली सैलरी जितनी है या मेरी इनकम है, उसके हिसाब से मैं देखूंगा मैं कितना एक्सपेंस किसी चीज़ पे कर सकता हूँ अपने रिस्क कवर पे भी। ऐसा नहीं है कि मैं अनलिमिटेड पैसा खर्च कर दूंगा कभी भी। भाई हर कोई चाहेगा बड़े से बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस हो, पर उतना प्रीमियम भी जाना है और आगे भी बढ़ना है। तो अपना बजट देखें। जितने मैंने ये सब फीचर्स बताए हैं इनको डेफिनेटली कंपेयर करें। अपनी बेसिक नीड को ज़रूर देखें। कंडीशंस को ये देखें कि कम से कम टर्म्स कंडीशन हो। जैसे आज की तारीख में सब लिमिट्स या को पेमेंट ये तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई प्लान ना लें जिसके अंदर को पेमेंट्स हैं या सब लिमिट्स हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाद में दर्द देगा। तो उतने सस्ते प्लान पे तो सीरियसली यू कैन अवॉइड अनलेस अनटिल आपको ये है कि यार कैसे भी एक प्लान लेना है, अभी मेरी गुंजाइश बहुत कम है, तब तो ठीक है आप उनको भी इवेल्युएट कर लें। बट जहाँ तक हो सके ऐसा कोई प्लान ना लें जिसके अंदर सब लिमिट्स हों और को पेमेंट हो। ठीक है, आप बाकी चीज़ों पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, जैसे रिस्टोर फीचर पे या नो क्लेम बोनस पे, इस पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद मैं अपने इसमें कवर करना भूल गया और अभी बता देता हूँ, एंड वो प्रोबेबली मेरा लास्ट पॉइंट होगा, वो होता है एक खर्चा होता है जो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटलाइजेशन में कटता है। कितनी बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी है, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल। किसी कंपनी में ये कंज्यूमेबल की परसेंटेज 3-4% तक ही रहती है, और किसी कंपनीज में सरप्राइजिंगली ये कंज्यूमेबल की लिमिट्स 10-12% तक चली जाती है। मतलब किसी का 2 लाख का टोटल खर्चा है तो उसमें से पता चला कि 20-21 हज़ार रुपये कंज्यूमेबल के उसको भरने पड़ गए, बाकी कंपनी से मिले। ये सब लिमिट के अलावा है और ये ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में है। कुछ कंपनीज ने इन कंज्यूमेबल के अगेंस्ट प्रोडक्ट बनाए हैं, वो थोड़े से कॉस्टली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हैं और आपको कहते हैं कि हमारा 0 डिडक्शन होगा, 100% पे आउट होगा। आज मेरे तरफ से इतना ही।
मैंने कोशिश करी है कि हेल्थ इंश्योरेंस को एक जनरल टर्म में मैं सबके सामने रख सकूं। हो सकता है शायद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भूल गया हूं, और हो सकता है कि वो बड़े वो डिस्कस करने चाहिए थे। तो मैं रियली वेट करूंगा आपके कमेंट्स की। इस पोस्ट के साथ मेरा ईमेल आईडी भी है, आप उस पर भी मुझे मेल लिख सकते हैं, एंड मैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस बाद में देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।